का उनको फायदा हो सकती है। जी, मैं विवेक रामकृपाल जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। किसी भी जगह किसी भी राज्य में पार्टी का झंडा लहराने के लिए एक ध्वजवाहक की जरूरत होती है जो कंधे पे उठाए और लेके चले। क्या आपको अन्नामलाई में यह संभावना दिखती है? क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड और कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। अभी पिछले साल की बात है, उन्होंने अन्नादुरई को लेकर एक बयान दे दिया और कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया था। उसके बाद एआईडीएमके के साथ बीजेपी के तनातनी के बहुत विरोध हुआ और हालत यहां तक हो गई कि कहा गया कि अन्नामलाई को स्टेट प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना चाहिए और इस बात पे एआईडीएमके तुली हुई थी। लेकिन बीजेपी अपने पार्टी नेता के साथ खड़ी रही और दोनों एक तरह से समझ लीजिए एआईडीएमके के साथ उसका मतलब अलगाव तक भी हो गया। ऐसे में अब जब मोदी अन्नामलाई की इतनी तारीफ कर रहे हैं और उसका स्टैंड आपको पता है, कट्टर ईमानदार नेता के ऑफिसर के तौर पर रहे, हर जगह उनकी पॉपुलैरिटी रही, तो बीजेपी को तमिलनाडु में अपनी पार्टी के लिए क्या अन्नामलाई के तौर पर वह ध्वजवाहक मिल गया है जो अगले 10-20 साल उसके लिए काम करने वाला है? निश्चित तौर पर। लेकिन मिहिर जी, मैं एक बात कहूंगा। अभी जैसे हम लोग जब समीक्षा कर रहे हैं, भैया इको जरा आ रही है, जरा कहिएगा। आप यूं समझ लीजिए कि 2014 से पहले दक्षिण भारत की तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी आईसीयू में थी। आप कल्पना कीजिए। तो 2014 के बाद इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो परिवर्तन देखिए आर्थिक है, सामाजिक है। आप कल्पना कीजिए 20 साल पहले तब बेंगलोर में कहाँ इतना, जिस तरह की आज पॉपुलेशन है, आईटी हब हो गया है, वो पूरे देश के लोग बेंगलुरु में आज रहते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि विकास जो है वो बहुत तरह के जो कृत्रिम बंधन होते हैं वो अपने आप तोड़ता जाता है। आप देखिए बंगाल में अगर आप भाषा के मामले में देखें, भाषा एक बहुत बड़ा बंधन होती थी। उसमें जितना तमिलियन है वो तमिल भाषा है, उसी तरह से बंगाली थी, बांग्ला भाषा। लेकिन देखिए बीजेपी बंगाल में 3 से 73 पहुंच गई। तो मेरा ये कहना है कि आप अतीत को मत देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है और एक तमिलनाडु में थोड़ी बहुत जो एक्सेप्टेंस है उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जो वहां की फर्टाइल लैंड को खेती कर सके, वो मिल गया है। तो दोनों बातें होती हैं, एक तो आपका आज की तारीख में जो बदलाव है, मोदी का एक्सेप्टेंस है, जिसे कभी कहा जाता था सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी, फिर धीरे धीरे कहा जाने लगा कि वो उत्तर और पश्चिम की पार्टी है, फिर वो उत्तर पश्चिम से पूरब की पार्टी हो गई, नॉर्थ ईस्ट की, अब बंगाल तक हो गई है, कर्नाटक में पहुंच चुकी है, तेलंगाना में दस्तक दे चुकी है, आंध्रा में टीडीपी के साथ है, निश्चित रूप से उड़ीसा एक तरह से ही है, बचा है सिर्फ तमिलनाडु और केरल। तो मेरा यह कहना है कि बीजेपी इस समय इन दोनों राज्यों में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की आखिरी पंक्ति है, उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए पूरा राज्य है। अगर वो अपना वोट परसेंट बढ़ाती है, वो सीट में कन्वर्ट होता है या नहीं, तो ये जो धारा है, ये निश्चित जानिए जैसे बंगाल में 3 से 73 पहुंचे, वैसे ही तमिलनाडु में आज मोदी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा भाषण। उन्होंने कहा कि डीएमके का जन्म तो हुआ ही है सनातन के खिलाफ, लेकिन जो इंदिरा गांधी रुद्राक्ष की माला पहनती थी, वो कांग्रेस पार्टी क्या आज क्यों इतनी मजबूर है कि वो सनातन के धर्म पर जो गालियां दी जा रही है, एक पार्टी की जो रही है, उस पर कुछ बोल नहीं रही है। ये आप याद रखिएगा कि कोई एक पार्टी तमिलनाडु में भले हो, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि इंदिरा जी रुद्राक्ष की माला पहनती थी और ये सब होता था, यानी कांग्रेस ठीक था, डीएमके में समझौता था, लेकिन कभी वो डीएमके के जो उसका सामाजिक दर्शन है उसकी सपोर्टर कभी नहीं थी। तो लेकिन इस बार जिस तरह से गालियां सनातन को दी गई, उस पर जिस तरह की चुप्पी है, प्राण प्रतिष्ठा से लोगों ने बिल्कुल दूरी बना के रखी, और उल्टा मोदी जी ने जिस तरह से काशी तमिल संगमम किया, सेंगोल को ला करके उन्होंने पार्लियामेंट में
वहां स्थापित किया, बहुत सारी चीजें रही हैं। 11 दिन वो तमिलनाडु में साउथ इंडिया में जाकर के जमीन पर सोए हैं। तो देखिए, मेरा ये कहना जैसा सब लोग मित्र कह रहे हैं, बीजेपी धीरे धीरे उसी तरह बढ़ रही है जैसे कभी किसी जमाने में, कामराज के जमाने में कांग्रेस जो हुआ करती थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक थी। धीरे धीरे वो आकार बीजेपी ले रही है। वो इस बार कितना सफल होती है, ये 4 जून को पता चले। जी विवेक, अपन बात करेंगे